ये एयरक्राफ्ट भी अचानक से गायब हो गया कि मानो कोई एक्सटर्नल फोर्सेस प्लेन को कंट्रोल कर रहा है। जो लोग उस बोट को अपने साथ वापस ला रहे थे वो सभी लोग गायब हो गए। इसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। A place that has stumped us for decades. The Bermuda Triangle. We are flying over the Bermuda Triangle. 5 दिसंबर 1945 के दिन 5 फाइटर पायलट्स का एक ग्रुप नेविगेशन और कॉम्बैट फाइटिंग की ट्रेनिंग के लिए फ्लोरिडा से निकलता है। जब ये लोग अपने ट्रेनिंग स्टार्ट करते हुए प्लान किए गए रूट पर निकलते हैं, तब उसके महज 2 घंटे के अंदर ही वेदर अचानक से खराब हो जाता है, जिसके बाद इनके लीडर चार्ल्स इस ट्रेनिंग को कैंसिल करके वापस लौट जाने का फैसला करता है। लेकिन इसी दौरान जब चार्ल्स अपना कॉम्पास निकल कर देखता है तो वो खराब निकलता है, और जब वो अपना दूसरा कॉम्पास देखता है तब वो भी खराब डेटा शो करता है। इसके बाद जब वो अपने टीम से कम्युनिकेट करते हैं तब ये पता चलता है कि किसी का कॉम्पास सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। और जब ग्राउंड का टीम इन लोगों को ट्रैक करता है तब उनको दिखाई देता है कि ये ग्रुप रास्ता भटक गया है, जिसको देखते हुए इनकी सर्च में एक और एयरक्राफ्ट फ्लोरिडा से उड़ान भरता है, लेकिन वो भी इस ग्रुप के साथ गायब हो जाता है। लेकिन इस लास्ट एयरक्राफ्ट द्वारा सेंड किए गए लास्ट मैसेज में उसके कैप्टन को 100 फीट की ऊंचाई पर कुछ जलता हुआ दिख रहा था, और ऐसा बोलकर ये एयरक्राफ्ट भी अचानक से गायब हो गया। साल 1888 में एलन ऑस्टिन नाम का एक शिप इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए निकला। तब इस शिप का कैप्टन अपने डेस्टिनेशन पर जल्दी पहुंचने के लिए अचानक से एक अनप्लान्ड शॉर्टकट लिया। कुछ देर ट्रैवल करने के बाद इस जहाज के कैप्टन ग्रिफिन को थोड़ी दूर पर एक छोटा सा बोट दिखाई देता है जो बहुत ही अजीब तरह से हिल रहा था। कैप्टन ग्रिफिन ने इस बोट से कई बार कम्युनिकेट करने का ट्राई किया, मगर जब उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था तब उन्होंने कुछ लोगों को उस बोट पर भेजा, और बोट पर पहुंचने के बाद उन लोगों को जो दिखा वो वाकई में शॉकिंग था। दरअसल वो बोट पूरी तरह से खाली था, जिस पर कोई भी पैसेंजर सवार नहीं था, जबकि बोट की सारी चीजें सही सलामत थी, जो साफ जाहिर कर रहा था कि ये बोट किसी हादसे का शिकार तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब ग्रिफिन और उनकी टीम डिसाइड करता है कि वो इस बोट को अपने साथ ले जाएंगे और इसे अमेरिकन अथॉरिटीज को सौंप देंगे। लेकिन जब ये लोग ऐसा कर रहे थे तब उसी बीच वहाँ पर एक भयंकर तूफान सामने आया, और इसी तूफान ने ग्रिफिन की टीम, जो लोग उस बोट को अपने साथ वापस ला रहे थे, वो सभी लोग गायब हो गए। जिसके बाद कैप्टन ग्रिफिन उस बोट को वहीं पर छोड़ दिया और बाकी बचे लोगों के साथ न्यूयॉर्क में चला आया। इसी बोट की तरह मेरी सेलिस्ट नाम का एक और बोट, जिसको 7 नवंबर 1872 के दिन न्यूयॉर्क से इटली के लिए निकलना था, उस दिन इस बोट पर भी बहुत सारे लोग सवार थे। लेकिन जैसे ये शिप कुछ देर ट्रैवल करता है, उसके थोड़ी देर बाद ये अचानक से गायब हो जाता है और ये कहीं नहीं मिलता। हालांकि करीब 1 महीने के बाद, यानी कि 4 दिसंबर 1872 के दिन, ये बोट अचानक से तैरता हुआ दिखाई देता है। जिसके बाद अथॉरिटीज इस बोट को रेस्क्यू करने आते हैं, तब वो लोग भी हक्के बक्के रह जाते हैं क्योंकि इस बोट पर भी कोई भी नहीं मिलता। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी कि शिप पर रखा सारा सामान बिल्कुल सही सलामत था। यहाँ तक जो डाइनिंग टेबल था उस पर मौजूद खाना भी जैसे का तैसा ही था। बस अगर कोई मिसिंग था तो वो था सिर्फ इंसान, जिसका आज तक कोई पता नहीं चल पाया। ये जगह नॉर्थ अटलांटिक ओशन के वेस्ट रीजन में यूएसए के फ्लोरिडा स्टेट से लेकर पोर्टो रिको आइलैंड और बर्मुडा ट्रायंगल के बीच मौजूद है, जो मिलकर एक ट्रायंगल बनाता है, और यही कारण है कि इस जगह को बर्मुडा ट्रायंगल कहा जाता है। साथ ही यहाँ होने वाले इंसिडेंट की वजह से इसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है, पर इसका नाम बर्मुडा ट्रायंगल तब पड़ा जब अमेरिकन ऑथर विंसेंट गैडिस ने एक मैगजीन में एक आर्टिकल को पब्लिश किया जिसका नाम था द डेडली बर्मुडा ट्रायंगल। उन्होंने इसमें लिखा कि फ्लोरिडा के पास एक एरिया है जो 3 पॉइंट से मिलकर बना है और इसमें कुछ अजीब सा एक्टिविटीज हो रहा है, और इसी के बाद से जब इस एरिया के चर्चे होते हैं तब उसे बर्मुडा ट्रायंगल के नाम से पुकारा जाता है। अब बर्मुडा ट्रायंगल के एरिया में सबसे दिक्कत ये है कि जैसे इस एरिया में कोई जाता है तब यहाँ कभी रेडियो नहीं चलता तो कभी कॉम्पास काम नहीं करता। यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के रीडिंग में भी फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। यहाँ पर एरोप्लेन्स, शिप्स और इंसानों के गायब होने की भी बहुत सी खबर सामने आती रहती है, और वो भी अजीब तरीके से, क्योंकि उनके गायब होने का कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है। अब कुछ का तो ये भी कहना है कि इस जगह पर सी मॉन्स्टर मौजूद है, तो दूसरे लोग कहते हैं कि इस जगह पर एलियंस मौजूद है। साथ ही कुछ लोगों ने तो इसे इल्यूमिनाटी से भी जोड़ना शुरू कर दिया है।
मगर इसके बावजूद भी अब तक इस जगह के बारे में कुछ कंफर्म नहीं हुआ है। यहाँ तक कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी अपनी बुक में बताया कि जब वो यूरोप से निकलकर बर्मुडा ट्रायंगल वाले जगह पर पहुँचे तब उनके कॉम्पास ने भी काम करना बंद कर दिया था और वो भी रास्ता भटक गए थे। उन्होंने लिखा कि जब उनका कॉम्पास काम नहीं कर रहा था तब इस जगह पर आसमान में कैंडल जैसी रोशनी फैली हुई दिखाई दे रही थी। ब्रूस गर्नन एक लौते इंसान थे जो बर्मुडा ट्रायंगल में सरवाइव करके वापस आया है। वो रेगुलरली बहामास से फ्लोरिडा ट्रैवल किया करते थे जिसमें वहाँ करीब 1.5 घंटे का समय लगता था। मगर एक बार जब वो बर्मुडा ट्रायंगल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर अपने प्लेन को उड़ा रहे थे तब उनके सामने देखते ही देखते बहुत से घने बादल आ गए थे, जबकि उड़ान भरते समय मौसम बिल्कुल साफ था। इन बादलों की वजह से इतना ज्यादा अंधेरा हो गया था कि सूरज की किरणें भी ब्रूस तक नहीं आ रहा था। साथ ही प्लेन्स के इंस्ट्रूमेंट्स के साथ साथ उनका कॉम्पास भी काम करना बंद कर दिया था, जिसको देखकर उन्हें लग रहा था कि मानो कोई एक्सटर्नल फोर्सेस प्लेन को कंट्रोल कर रहा है। अब ग्राउंड टीम को भी ब्रूस का लोकेशन मिलना बंद हो गया था, मगर ब्रूस लगातार अपने प्लेन को चलाता गया। अब कुछ समय बाद ये बादल क्लियर हो गया और जब उनका कांटेक्ट दोबारा से ग्राउंड टीम से हुआ तब सबके होश उड़ गए, क्योंकि इस बार उन्होंने अपना 1.5 घंटे का सफर महज 45 मिनट में ही पूरा कर लिया था, जो कि प्रैक्टिकली तो इम्पॉसिबल था। दरअसल जो प्लेन ब्रूस उड़ा रहे थे उसका मैक्सिमम स्पीड 290 किलोमीटर पर आवर था और ऐसे में 45 मिनट में फ्लोरिडा पहुंचना पॉसिबल नहीं था। जब उन्होंने प्लेन के फ्यूल को चेक किया तब वो भी जैसे का तैसा ही था, जिसके बाद आगे चलकर उन्होंने इस इंसिडेंट पर एक बुक भी लिखी थी। अब आज की डेट में देखा जाए तो अगर किसी को फ्लोरिडा जाना है तब वो प्लेन्स और शिप्स का इस्तेमाल करते हुए यानी कि बर्मुडा ट्रायंगल वाला रूट यूज करेगा और हकीकत में आज ये रूट सबसे हेवी ट्रैफिक वाला रूट है। अब आज की टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा एडवांस हो चुका है, जिसके चलते जब भी कोई हादसा होता है तब हमें उनमें से ज्यादातर हादसों के बारे में पता चल जाता है। अब करंट टाइम में जिस तरह से बर्मुडा ट्रायंगल को दुनिया के सामने रखा गया है असल में वैसा कुछ भी नहीं है, और जब आप इसके बारे में गूगल पर सर्च करोगे तब आपको पता चलेगा कि बर्मुडा ट्रायंगल का एरिया दुनिया के टॉप 10 डेंजरस प्लेसेस की लिस्ट में आता भी नहीं है। दुनिया का कोई भी कंट्री इसे सच नहीं मानता और विकिपीडिया पर तो लिखा गया है कि ये सिर्फ एक कहानी है जो असल में सच नहीं है। लॉयड लिस्ट इंटेलिजेंस नाम के एक शिपिंग पब्लिकेशन के मुताबिक अब तक बर्मुडा ट्रायंगल के एरिया में से टोटल 8,634 शिप्स गुजरे हैं, जिसमें से केवल 2 एक्सीडेंट्स हुआ है, जिसे अगर आप दुनिया के बाकी एरियाज के हादसों से कंपेयर करोगे तो ये काफी कम है। खैर इस सब के बावजूद बर्मुडा ट्रायंगल बहुत ही फेमस है और वो इसलिए क्योंकि इसके बारे में बुक्स, स्टोरीज, डॉक्यूमेंट्रीज और मूवीज काफी ज्यादा बनी हुई है। ला ट्रिब्यूना की रिपोर्ट के मुताबिक बर्मुडा ट्रायंगल से अब तक 75 शिप्स और एयरक्राफ्ट मिसिंग हुए हैं और जब आप इनका एवरेज निकालोगे तो दुनिया के बाकी जगहों में भी इतने से ही इंसिडेंट्स हुए हैं। अब अगर हम पहले बताए गए एलेन ऑस्टिन जहाज की स्टोरी को देखें तो ये किसी को भी नहीं मालूम कि उस जहाज का जो कैप्टन था वो रियल स्टोरी बता रहा था या फिर ये सब कुछ एक झूठ था। लेकिन अगर मेरी सेलेस्टी नाम के शिप को देखा जाए तो शिप पे इलीगल इंश्योरेंस करवाने का आरोप था। ऐसा भी माना जाता है कि शायद ऐसा कोई सिचुएशन आया होगा जब लोगों को किसी दूसरे शिप पर ट्रांसफर किया जा रहा था और उसी दौरान कोई दुर्घटना घट गया हो, क्योंकि रेस्क्यू टीम को शिप में से इंसान के अलावा सारे लाइफ बोट्स भी गायब मिले थे। बर्मुडा ट्रायंगल में हुए ज्यादातर केसेस में कॉम्पास खराब होने की बात सामने आती है। दरअसल कॉम्पास में जब भी आप नॉर्थ डायरेक्शन चेक करोगे तो वो धरती के जियोग्राफिक नॉर्थ से थोड़ा अलग मैग्नेटिक नॉर्थ को शो करता है। इसीलिए धरती के 2 नॉर्थ है, जिनमें से एक है मैग्नेटिक नॉर्थ जो कि कॉम्पास में शो करता है और एक है जियोग्राफिकल नॉर्थ जो धरती के एक्सिस ऑफ रोटेशन पर बेस्ड है। जियोग्राफिक नॉर्थ पोल को हम ट्रू नॉर्थ भी कह सकते हैं, पर धरती पर कुछ जगह ऐसी भी है जहां अगर आप कॉम्पास से चेक करोगे तो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की जगह जियोग्राफिक नॉर्थ पोल दिखाएगा, जिसे हम एगोनिक लाइन कहते हैं। अब ये एगोनिक लाइन चेंज होता रहता है, मगर बर्मुडा ट्रायंगल पे काफी सालों से एगोनिक लाइन का सेंटर बना हुआ है, जिसके चलते इस एरिया में कॉम्पास दिक्कत करते हुए गलत दिशा दिखाने लगता है। अब अगर फ्लाइट 19 के इन्वेस्टिगेशन टीम के रिपोर्ट्स को देखा जाए तो इसमें बताया गया था कि ये एक ह्यूमन एरर है, जिसमें कॉम्पास की वजह से वो सभी लोग रास्ता भटक गए थे और एंड में उनका फ्यूल खत्म हो जाने की वजह से वो इस हादसे का शिकार हो गए। हालांकि आज की डेट में मॉडर्न जीपीएस, रडार और सोनार अवेलेबल होने की वजह से आज बर्मुडा ट्रायंगल में हादसे की घटनाएं नहीं सुनाई देता। इसके अलावा बर्मुडा ट्रायंगल के एरिया पर मीथेन हाइड्रेट की फील्ड है और जब मीथेन का इरप्शन होता है तब मीथेन पानी से मिलकर बड़े बड़े बबल्स क्रिएट करते हैं, जिससे पानी का डेंसिटी कम हो जाता है और नॉर्मली जिस डेंसिटी के हिसाब से जहाज बने होते हैं वो डेंसिटी कम होने के बाद वो शिप सरवाइव नहीं कर पाता और डूब जाता है।
अब अमेरिका के बहुत से स्टेट्स है जो बर्मुडा ट्रायंगल से लगा हुआ है और वहाँ हरिकेन्स भी आते रहते हैं और फ्लोरिडा भी उन्हीं स्टेट्स में से एक है, जिसके चलते ये भी इन घटनाओं के पीछे का मेन रीजन हो सकता है। 2016 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो के साइंटिस्ट की एक टीम ने जब बर्मुडा ट्रायंगल के सैटेलाइट इमेजेस निकाले तब यहाँ पर उनको हेक्सागन शेप में क्लाउड्स दिखाई दे रहे थे जो आमतौर पर नहीं दिखते। अब ये हेक्सागन क्लाउड्स एक एयर बॉम्ब की तरह काम करता है जो किसी भी एयरक्राफ्ट को लगभग 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी हिट कर सकता है, जिससे कि पूरा एयरक्राफ्ट खत्म हो सकता है। अब बर्मुडा ट्रायंगल में एयरक्राफ्ट के मिस्टीरियस तरीके से गायब होने के पीछे ये हेक्सागन क्लाउड भी जिम्मेदार हो सकता है। वैसे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।